नमस्कार दोस्तों, बीए की फर्स्ट सेमेस्टर की इस सोशियोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो की क्लास के माध्यम से सोशियोलॉजी के यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को एक बार ज़रूर करके जाएं और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द किस मूल लैटिन शब्द से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी से, इंडुकेयर, इंडुकेटम और इंडुसेयर, इंडुकेयर। इन सभी शब्द से शिक्षा का जो शब्द है वो मूल लैटिन भाषा से बना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यह कथन किसका था? यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका आधुनिक अर्थ में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक अर्थ में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो बहुमुखी विकास है। अपना बहुमुखी विकास मतलब अत्यधिक अपना विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आधुनिक समय में। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा का कौन सा पक्ष जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया को व्यक्त करता है? तो वह सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन भर चलती है और वह जीवन भर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य का उदाहरण है? राष्ट्रीय एकता सामाजिक उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा समाज का दर्पण है, इसे शिक्षा का कौन सा कार्य स्पष्ट होता है? सांस्कृतिक कार्य स्पष्ट होता है। शिक्षा एक सामाजिक दर्पण ही तो है जिससे हम अपनी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को जानते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखो, शिक्षा के प्यारे साथियों, शिक्षा के व्यष्टि पक्ष में मुख्य बल किस पर होता है? मुख्य बल किस पर होता है? व्यक्ति का क्या होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग, किस दार्शनिक का कथन है? यह है ऑप्शन बी, जॉन डेवी का कथन है। ये जो कथन आपको पूछे जाते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि में होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं तो इनको अपना तैयार कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा के माध्यम से मानवतावादी मूल्य विकसित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक उद्देश्य। जो शिक्षा है हमारे नैतिक उद्देश्य के लिए ही मुख्य कारण बनी है। यह हमारे मानवतावादी मूल्य और विकास का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? शिक्षा की विशिष्ट विशेषता है। शिक्षा की विशिष्ट विशेषता क्या हो सकती है? शिक्षा की विशिष्ट विशेषता ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, योजनाबद्ध व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। तो साथियों में इसका आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इससे अपने जो भी आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उन्हें तैयार कर लेना और आप अपना पेपर में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो इसका 11वां क्वेश्चन है, शिक्षा कौन सा उद्देश्य है? शिक्षा का कौन सा उद्देश्य NEP 2020 में विशेष रूप से बल दिया गया? 2020 में जो हमारी 2020 नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार किस पर बल दिया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समग्र व बहुविषयीय विकास। समग्र व बहुविषयीय विकास के लिए 2000 नई शिक्षा नीति पर बल दिया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिक नागरिकत्व विकास करना किस प्रकार के उद्देश्य में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक राजनीतिक विकास लोकतांत्रिक नागरिकत्व में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस किसने कहा था? ये
DOE ने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा के आधारभूत घटक हैं। शिक्षा के आधारभूत घटक, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्य सामग्री शिक्षा के आधारभूत घटक हैं। माता पिता कोई शिक्षा के घटक थोड़ी हो सकते हैं। शिक्षा में तो हमें एक सामग्री की जरूरत होती है, किताब, कॉपी, पेंसिल, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी, और एक हमें भवन की जरूरत होती है जिसमें हम बैठकर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालक के नैतिक विकास के उद्देश्य से कौन सी गतिविधियां अधिक उपयोगी हैं? तो इसका प्रश्नोत्तर, खेलकूद, नैतिक कथाएं व अनुकरण, प्रयोगशाला कार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नैतिक कथाएं व अनुकरण नैतिक विकास के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहता है, शिक्षा के मानसिक उद्देश्य का उदाहरण है। जब हम अपने शिक्षा के संघर्ष में होते हैं तो उस टाइम हमें क्या मानसिक उद्देश्य उदाहरण पूछा गया है, मानसिक उद्देश्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तर्क शक्ति का विकास। हमें अपनी सोचने और समझने की शक्ति को हमेशा विकसित करने के लिए बल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा में आत्मानुशासन पर बल देना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? किस उद्देश्य की पूर्ति करता है आत्मानुशासन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत उद्देश्य की। व्यक्ति अपने आप को अनुशासन में रखता है तो वह जिन कामों को उसको करना चाहिए वह उन कामों को करता है, वो अन्यथा पूर्ण कामों कार्य को नहीं करता। इसलिए क्या व्यक्तिगत उद्देश्यों पर हमेशा अनुशासन में बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एजुकेशन इज ग्रोथ। यह किस दार्शनिक की व्याख्या है? किस दार्शनिक की व्याख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, शिक्षा के आर्थिक उद्देश्य में प्रमुख बल किस प्रकार हैं? शिक्षा के आर्थिक उद्देश्य में प्रमुख बल किस प्रकार हैं? तो चरित्र निर्माण, नागरिकता, आजीविका कौशल और आध्यात्मिकता। तो इसका क्या ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा? आजीविका कौशल। हमें अपने जीवन भर एक अपने आप को ग्रोथ यानी विकासशील बनाना चाहिए, हमें एक अपने आप को कौशल बनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आजीविका कौशल। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा की प्रक्रिया में अनुभव का उपयोग किस विचारधारा ने सबसे अधिक किया है? मतलब क्या पूछ रहा है, शिक्षा की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में जो अनुभव का उपयोग किस विचारधारा ने सबसे अधिक उसका प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रागमतवाद। अगली यूनिट आपकी सेकंड यूनिट होगी ये वाली, वो पहली यूनिट ये यूनिट वाइज है। तो पहले इस यूनिट में क्या है, ट्रेडिशनल इंडियन थॉट्स, गुरु, शिक्षा, ज्ञान और परंपरा आदि पर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आने हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति मुख्य किस व्यवस्था पर आधारित है? वर्ग कक्ष शिक्षण, गुरुकुल प्रणाली या ऑप्शन सी, पत्राचार शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा। प्राचीन भारत की हमारी जो शिक्षा रही है वह क्या गुरुकुल प्रणाली पर रही है। हमारे प्राचीन भारत में बहुत से प्रकार के राज्यों में गुरुकुल खुले हुए थे जिनमें संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती थी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का मुख्य माध्यम है। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या है? ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा। मैंने अभी बताई थी कि हमारे जो प्राचीन भारत है उनमें जो गुरुकुल होते हैं उनमें संस्कृत भाषा को मुख्य भाव दिया गया वहाँ पे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, गुरु शिष्य परंपरा
में विद्यार्थी को गुरुकुल में प्रवेश हेतु क्या देना पड़ता है? मतलब गुरु शिष्य परंपरा में विद्यार्थी को गुरुकुल में प्रवेश हेतु क्या देना पड़ता है? ऑप्शन बी समिधा, दक्षिणा। हम अपने गुरुओं को क्या देते हैं? दक्षिणा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी मोक्ष एवं चरित्र निर्माण। प्राचीन समय के जो व्यक्ति थे वो मोक्ष एवं चरित्र निर्माण पर काफी प्रकार से ध्यान दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, नालंदा व तक्षशिला किस प्रकार की संस्था हैं? नालंदा विश्वविद्यालय है हमारे यहाँ पे, एक तक्षशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा बिहार में है। और ये किस प्रकार की संस्था थी? ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका, विद्यापीठ विश्वविद्यालय। ये क्या थी? विद्यापीठ विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 26 है, विधा दान को धर्म मानने की परंपरा किस शिक्षा दृष्टि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय, ऑप्शन बी विधा दान को धर्म मानने की परंपरा हमारे भारतीय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वैदिक शिक्षा में मुख्य बल किस पर दिया गया था? वैदिक शिक्षा में मुख्य बल किस पर दिया गया था? आध्यात्मिक तथा नैतिक जीवन पर। वैदिक शिक्षा में मुख्य बल किस पर दिया गया था? आध्यात्मिक एवं नैतिक जीवन पर मुख्य बल दिया गया था। इसका क्वेश्चन नंबर 28 है, गुरुकुल में शिक्षक का स्थान कैसा माना जाता है? गुरुकुल में शिक्षक का स्थान ऑप्शन सी पिता के समान। प्राचीन समय में अपने गुरु को पिता के समान माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राचीन भारतीय शिक्षा की कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक मानी जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, विधा ददति विनय श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हितोपदेश श्लोक से माना जाता है। हितोपदेश ग्रंथ से इस श्लोक को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वैदिक काल में छात्रावासों को क्या कहा जाता था? छात्रावासों को क्या कहा जाता था? आश्रम, पाठशाला, मठ, विद्यालय। तो इसमें उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आश्रम, वैदिक काल में पूछा है। और क्वेश्चन नंबर 32 है, उपनिदेशों की शिक्षा में मुख्य बल था। उपनिदेशों की शिक्षा में मुख्य बल था किस पर? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मा विधा व आत्मज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, चार पुरुषार्थों में शिक्षा मुख्यतः किसके लिए साधन मानी गई है? किसके लिए साधन मानी गई है? चार पुरुषार्थों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्म व मोक्ष। चार पुरुषार्थों में शिक्षा का मुख्यतः साधन है। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, बौद्ध शिक्षा संस्थानों को क्या कहा जाता है? मठ, विहार, गुरुकुल, वेद पाठशाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विहार, जैसे बौद्ध विहार। और क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राचीन समय में बालिकाओं को शिक्षा मुख्यतः कहाँ दी जाती थी? प्राचीन समय में बालिकाओं मतलब महिलाओं को या स्त्रियों को शिक्षा प्राचीन समय में कहाँ पर दी जाती थी? इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घर पर, परिवार व आचार्यों द्वारा प्राचीन समय में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि प्राचीन समय में स्त्रियों को पढ़ने का बहुत कम अधिकार था, इसीलिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 36 है, श्रुति
और स्मृति का अध्ययन किस काल की शिक्षा से संबंधित है? श्रुति है और स्मृति का जो अध्ययन है ये किस काल से संबंधित है? तो मध्यकालीन, वैदिक, आधुनिक या औपनिवेशिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वैदिक काल से। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुरुकुल में विद्यार्थियों का जीवन कैसा होता है? गुरुकुल में विद्यार्थियों का जीवन कैसा होता है? तो इसको विद्यार्थियों का जीवन कैसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम व सादगीपूर्ण। श्रम व सादगीपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार कौन सा नहीं है? भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शिक्षा अधिनियम। वेद भी है, उपनिषद भी है, पुराण, ये सब भारतीय परंपरा ज्ञान है, लेकिन ब्रिटिश शिक्षा अधिनियम कोई हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मूल्य कौन सा नहीं था? प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल्य कौन सा नहीं था? संयम, सेवा, उपभोग, प्रधानता, सत्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपभोग प्रधानता। प्राचीन भारत की जो शिक्षा का मूल्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुरु शिष्य संबंध में स्नेहपूर्ण अनुशासन किसकी ओर संकेत करता है? क्या गुरु और शिष्य के जो संबंध में स्नेहपूर्ण अनुशासन है वो किसकी ओर संकेत करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम, सम्मान व अनुशासन का मिश्रण। क्या हो जाएगा ऑप्शन से आंसर? ऑप्शन बी, प्रेम, सम्मान व अनुशासन का मिश्रण। अब हमारी सेकंड यूनिट आ जाती है, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल, सोशल, वोकेशनल, कल्चर, HRD, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इसका व्यष्टिगत, इंडिविजुअल कार्य में। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, शिक्षा का प्रमुख लक्षण क्या है? शिक्षा का प्रमुख लक्षण क्या है? राष्ट्रीय चरित्र, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास, सांस्कृतिक संरक्षण या अंतरराष्ट्रीय शांति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास। आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? क्या अपने आप को एक कौशल विकास बना सकें, हम अपनी आर्थिक दृष्टि में सुधार ला सकें, अपने भविष्य को एक अच्छा बना सकें, इसलिए तो हम शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो हमारा 42वां क्वेश्चन है, शिक्षा के सामाजिक कार्य का एक प्रमुख उदाहरण दीजिए, या उदाहरण क्या है शिक्षा का जो सामाजिक कार्य? तो उच्च वेतन क्या शिक्षा का सामाजिक कार्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। व्यक्तिगत स्वार्थ क्या शिक्षा का सामाजिक कार्य हो सकता है? व्यक्तिगत स्वार्थ मतलब मैं अपने लिए किसी का नुकसान करूं, क्या ये सामाजिक कार्य शिक्षा का प्रमुख उदाहरण है? नहीं है ना। केवल परीक्षा नहीं है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक नियंत्रण और समरसता। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यावसायिक कार्य के अंतर्गत शिक्षा प्रदान क्या करती है? शिक्षा प्रदान नैतिक मूल्य, सौंदर्य बोध या गौरवयोगी कौशल या धार्मिक ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है? 44। क्वेश्चन नंबर 44, सांस्कृतिक कार्य का मुख्य उद्देश्य नई संस्कृति का नाश करना? नहीं, ये कभी हमारी संस्कृति का मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण व संवर्धन करना, या औद्योगिकरण करना, या राजनीतिक प्रचार करना, क्या ये हमारी संस्कृति के उदाहरण हो सकते हैं? ऑप्शन सी और डी कभी नहीं हो सकते। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण व संवर्धन करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मानव संसाधन विकास HRD शिक्षा की मुख्य भूमिका क्या है? HRD के बारे में जो भी आपको क्वेश्चन मिले वो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप महत्वपूर्ण हो नहीं सकते, महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर जाएं।
क्योंकि अब के जो आपका पेपर है वो ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव आने वाला है। पहले क्या होता था, पहले जो थ्योरेटिकल पेपर आता था मतलब उसमें थ्योरी आती थी, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव आते हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 के अनुसार। तो अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 45, मानव संसाधन विकास HRD ह्यूमन डेवलपमेंट में HRD में शिक्षा की भूमिका क्या है, शिक्षा की भूमिका क्या है। इसका जनसंख्या वृद्धि या मानव को कौशल व दक्षता से युक्त करना, बनाना, केवल प्रमाण पत्र देना, केवल साक्षरता करना। तो इसके काफी क्वेश्चन आंसर मतलब बहुत ही आसान पेपर है सोशियोलॉजी का। आप एक बार इसको ठीक से पढ़ लेंगे तो आपका काफी बहुत आसानी मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, मानव को कौशल व दक्षता से युक्त बनना। क्वेश्चन नंबर 46 है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हेरिटेज के लिए शिक्षा विशेष रूप से किस साधन का उपयोग करती है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, तो ये किसका उपयोग करती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्या, पाठ्यचर्या व सह पाठ्यक्रम गतिविधियां। ऑप्शन बी या का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अंतरराष्ट्रीय समझ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के विकास के लिए कौन सा विषय अधिक सहायक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान व भाषा। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षा के लोकतांत्रिक कार्य में निम्न में से कौन सा शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतदान के प्रति जागरूक होना। अपने जो आपकी वोट है उसको एक अच्छी सही व्यक्ति के लिए चुनना, उसके अनुसार एक सही व्यक्ति को चुनना। ऐसे ही नहीं कि किसी को भी वोट दे दो, किसी अनपढ़ ऐरे गैरे को वोट दे दो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति चुनो जो आपके विकास और आपके हित में कार्य करे, मतलब जनता के हित में कार्य करे। ऐसा नहीं कि वो अपनी जेब ही भरे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षा का अनुकूलनात्मक कार्य किससे संबंध रखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पर्यावरण के प्रति समायोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षा का कौन सा कार्य राष्ट्रीय एकीकरण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन बी, सामाजिक राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, वैश्वीकरण के युग में शिक्षा का प्रमुख नया कार्य है। वैश्वीकरण के युग में शिक्षा का प्रमुख नया कार्य क्या है, स्थानीयता या अंतर सांस्कृतिक संवेदनशीलता व ICT कौशल या अशिक्षा या अलगाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अंतर सांस्कृतिक संवेदनशीलता व ICT कौशल विकास। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिक्षा का मानवाधिकार जागरूकता किस कार्य के अंतर्गत आता है। जो मानवाधिकार जागरूकता किस कार्य के अंतर्गत अधीन आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक व राजनीतिक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 53, एजुकेशन इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। किसका अर्थ है कि शिक्षा के मतलब इसमें जो हमारी एजुकेशन है मतलब शिक्षा एक पावरफुल यंत्र है जो समाज को परिवर्तित कर सकती है। एजुकेशन इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज का अर्थ क्या है, शिक्षा वह शक्तिशाली यंत्र है जो समाज को परिवर्तित कर सकता है। तो यह इसका शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा, समाज को स्थिर रखती है, समाज में कोई परिवर्तन नहीं करती, समाज की संरचना व मूल्यों को बदल सकती है, केवल परंपराएं सिखाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, समाज की संरचना व मूल्यों को बदल सकती है।
क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? भारतीय संदर्भ में शिक्षा द्वारा भाषा के माध्यम से कौन सा काम किया जाता है? भाषा के माध्यम से कौन सा काम किया जाता है? विभाजन, संचार व राष्ट्रीय एकता, केवल मनोरंजन, धार्मिक आग लगाने में। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? संचार व राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है? 55 में क्या? शिक्षा का मनोरंजनात्मक कार्य मुख्यतः कहाँ दिखाई देता है? शिक्षा का मनोरंजनात्मक मुख्यतः मतलब कार्य है जो हम मनोरंजन, जो हमारी शिक्षा है उसका जो मनोरंजन कार्य है वह कहाँ दिखाई देता है? केवल कक्षा शिक्षण में, या सह पाठ्यक्रम व खेलकूद में, या क्वेश्चन ऑप्शन सी परीक्षा कक्ष में, ऑप्शन डी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सह पाठ्यक्रम व खेलकूद में शिक्षा का जो मनोरंजन कार्य है वो मुख्यतः दिखाई देता है, क्योंकि हमें अपनी शिक्षा मतलब पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल कूद पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है? शिक्षा का नैतिक कार्य क्या है? शिक्षा का नैतिक कार्य क्या है? लाभ कमाना। क्या शिक्षा का ये नैतिक कार्य हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी जैसे मूल्यों की स्थापना करना। सत्य, अहिंसा का मतलब है किसी का विरोध नहीं करना। जैसे किसी ने आपको उल्टा बोल दिया, किसी ने आप पे अत्याचार करे तो उसका लौटकर जवाब नहीं देना, ये अहिंसा कहलाती है। तो और अगला क्या है? ऑप्शन सी विलासिता सिखाना या प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सत्य, अहिंसा, ईमानदारी जैसे मूल्यों की स्थापना शिक्षा का नैतिक कार्य है। यह हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। व्यक्ति अपने लिए ना सोचकर दूसरे के लिए सोचे, वह व्यक्ति बहुत ही ईमानदार और महान व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए स्कूलों में क्या बढ़ाया गया है? अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए स्कूलों में क्या बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व इतिहास। विश्व का इतिहास, जो अंतरराष्ट्रीय समझ को, हमारा जो विश्व का इतिहास है वो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल समझ को क्या विकसित करता है। यूएनओ मानवाधिकार पर पाठ, यूएनओ पर पाठ मतलब यूएनओ यूनाइटेड नेशन, यूएनओ पर मानवाधिकार पर पाठ, और इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 58, मानव संसाधन विकास में कौशल आधारित शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का क्या अर्थ है? कौशल आधारित शिक्षा का अर्थ है मानव संसाधन विकास, HDR। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी व्यवहारिकता, दक्षता व एम्प्लॉयबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है? बेरोजगारी दूर करने में शिक्षा, बेरोजगारी दूर करने में शिक्षा किस प्रकार का सहायक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बाजार की मांग के अनुसार कौशल प्रदान करना। बेरोजगारी की संख्या बढ़कर क्या हमारे कभी बेरोजगारी दूर करने में शिक्षा का सहायक हो जाएगा? कभी नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षा का संरचनात्मक कार्य किससे संबंधित है? शिक्षा का संरचनात्मक कार्य किससे संबंधित है? रटने से, मौलिकता व नवाचार से, या ऑप्शन सी अनुशासनहीनता से, या राजनीति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिकता व नवाचार से। अब आपकी तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट में क्या है? तीसरी यूनिट है एग्निसिस ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल क्या होता है और अनौपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक होते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 61 निम्न में से औपचारिक फॉर्मल शिक्षा का उद्देश्य है। फॉर्मल शिक्षा का उद्देश्य क्या है? औपचारिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विद्यालय से। परिवार से कभी औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 62 है अनौपचारिक इनफॉर्मल शिक्षा का मुख्य स्रोत है, प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परिवार एवं समाज। परिवार एवं समाज। इनफॉर्मल परिवार में भी पढ़ाया जा सकता है और समाज में भी। जो हम समाज से देखकर या परिवार में देखकर सीखते हैं वो सीखते हैं वो क्या कहलाती है? अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है? गैर अनौपचारिक नॉन फॉर्मल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है ड्राफ्ट आउट वयस्क व विशेष समूह। ड्रॉप आउट मतलब छोड़ देना। वयस्क व विशेष समूह, एडल्ट या स्पेशल ग्रुप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 है साक्षर भारत कार्यक्रम। संस्कार भारत किस प्रकार की शिक्षा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 65 है परिवार को शिक्षा की किस एजेंसी में रखा जाता है? किस एजेंसी में परिवार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 है रेडियो व टेलीविजन किस प्रकार की शैक्षिक एजेंसी हैं? किस प्रकार की शैक्षिक एजेंसी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष सामूहिक संचार माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 67 है 67 में क्या है? खुला विद्यालय NIOS किस श्रेणी में आएगा? NIOS किस श्रेणी में आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैर अनौपचारिक ओपन स्कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 68 है विद्यालय शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योजनाबद्ध ज्ञान व कौशल विकास। शिक्षा विश्वविद्यालय की शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 69 सामाजिक एजेंसी का उदाहरण कौन सा नहीं है? सामाजिक एजेंसी का उदाहरण क्लब, मंदिर, मस्जिद, बैंक। ये कभी सामाजिक एजेंसी के ये तो मंदिर, मस्जिद, बैंक तो ये सामाजिक एजेंसी के बैंक कभी सामाजिक एजेंसी का उदाहरण नहीं हो सकता। बैंक से तो हम पैसे की लेन देन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है शिक्षा की सबसे पहली एजेंसी कौन सी मानी जाती है? समाज, परिवार, विद्यालय, मीडिया। शिक्षा की सबसे पहली एजेंसी कौन सी? एजेंसी सबसे पहले हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। जैसे परिवार में जिसके माता पिता पढ़े लिखे होंगे वो आपको शुरू में ही ABCD वगैरह सिखा देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71 है पंचायत स्तर पर चलने वाली शिक्षा केंद्र किस प्रकार की शिक्षा देती है? पंचायत स्तर पर चलने वाली शिक्षा केंद्र किस प्रकार की शिक्षा देती है? गैर अनौपचारिक व सामुदायिक, जैसे विशेष ग्रुप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72 है स्काउट, गाइड, NCC आदि किस प्रकार की एजेंसी हैं? सह पाठ्यक्रम, सामाजिक एजेंसी, अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक या केवल गैर अनौपचारिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सह पाठ्यक्रम सामाजिक एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 73 है शिक्षा की अप्रत्यक्ष एजेंसी कौन सी है? इनडायरेक्ट एजेंसी कौन सी है? शिक्षक, परिवार, जनसंचार माध्यम, विद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनसंचार माध्यम, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 अधिगम का छिपा पाठ्यक्रम हेडिंग करिकुलम अधिकतर कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय के वातावरण व साथियों से। जो हमें अधिगम का छिपा पाठ्यक्रम कहाँ से मिलता है? विद्यालय के वातावरण व साथियों से। अपने साथियों से जो सीखने को मिलता है वही क्या कहलाता है? अधिगम का छिपा पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 75 है विद्यालय और समुदाय का सहयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहभागिता व सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 76 है शिक्षा की कौन सी एजेंसी मूल्य संस्कारों के निर्माण में
सबसे दीर्घकालिक प्रभाव डालती है? मूल्य संस्कारों के निर्माण में सबसे दीर्घकालिक प्रभाव डालती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 77 है, ओपन यूनिवर्सिटी किस प्रकार की एजेंसी होती है? तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन बी, सुदूरस्थ, खुली एवं गैर औपचारिक, सुदूरस्थ, खुली एवं गैर औपचारिक, अनौपचारिक एजेंसियां। क्वेश्चन नंबर 78 है, कक्ष के बाहर होने वाली योजनाबद्ध शैक्षिक गतिविधियां क्या कहलाती हैं? सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, अनौपचारिक शिक्षा, खेलकूद मात्र, शारीरिक दंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 69 है, बच्चों के सामाजिकरण की मुख्य एजेंसी कौन सी है? बच्चों के सामाजिकरण की मुख्य एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन बी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षा की एजेंसियों की बहुलता का मुख्य लाभ क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सर्वांगीण व विविध अनुभव, ऑप्शन बी। तो चौथी यूनिट का जो पार्ट है अगली वीडियो में कवर करेंगे, और आप ऐसे लगे रहिए, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद। और आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और अपने साथियों को शेयर कर दें ताकि उन तक भी यह क्वेश्चन पहुंच सके। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी रिसर्च करके लाया हूं मैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में सीधे आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट करके बताएं कैसी है वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।